डियर ऑल ऑफ यू, आज हम लोग एसएसटी से कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये हाफ ईयरली का जो सिलेबस है हमारा, जो बहुत सारे चैप्टर्स को रिड्यूस करने के बाद सिलेबस में दिया गया है, उन तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस है। ये लगभग एसएसटी में जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं, उन चारों चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है। ओके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और भी वीडियोस के नोट्स और भी जो है वो आप लोगों को मिलते रहें इसी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चंस हिस्ट्री से पहला चैप्टर, और चैप्टर्स का नाम है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, पॉइंट क्वेश्चन 1, हु रोट द बुक स्पिरिट ऑफ लॉज? आंसर मॉन्टेस्क्यू। ओके, क्वेश्चन 2, व्हाट इज लीवर? लीवर क्या है? आंसर, इट वाज अ यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यू इन 1794। बोला गया कि ये जो है वो फ्रांस के अंदर में करेंसी जो था उसका यूनिट था, जो कि 1794 में डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 3, डिफाइन तिथि। व्हाट इज तिथि? इसको ताइथी भी कहते हैं। तो आंसर है ताइथी लिव्ड बाय अ चर्च कंप्राइजिंग 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बोला गया कि एक टैक्स है जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस का 1/10 जो है वो लिया जाता था। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? बोला गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मेन लेगेसी था वो क्या था, यानी कि किस लिए जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, या उसका मकसद क्या था? तो आंसर है आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, democratic for rights were the most important legacy of the French Revolution. Okay, questions 5, who was the king of France at the time of French Revolution? So the answer is Louis XVI of the Bourbon dynasty. ये Louis XVI थे Bourbon dynasty से। Question 6, in which year the Jacobins planned as a insurrections? ओके, किस साल में जेकोबिन्स ने इंसरेक्शंस का प्लान किया था? सो द आंसर इज समर 1792। क्वेश्चन 7, नेम द न्यूज़पेपर ऑन विच द स्पीच ऑफ रोबेस्पियर वाज प्रिंटेड। बोला गया एक न्यूज़पेपर का नाम बताइए जिसमें रोबेस्पियर की जो बातें हुआ करती थी वो प्रिंटेड होता था। सो द आंसर इज ली मोंट्यूर यूनिवर्सल। क्वेश्चन 8, नेम द मिलिट्री डिक्टेटर हु एस्टैब्लिश्ड हिज पावर ओवर फ्रांस आफ्टर डिसमिसल ऑफ डायरेक्टरी। बोला गया कि फ्रांस के अंदर में एक जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर्स का नाम बताओ जो कि डायरेक्टरी के डिसमिसल होने के बाद जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था। सो द आंसर इज नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन 9, हु रोट द बुक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट? आंसर इज जॉन लोकी। क्वेश्चन 10, नेम द बुक दैट हैज़ proposed the divisions of power within the government? Answer, the spirit of laws. Questions 11, who wrote an influential pamphlet, what is the third states? बोलेंगे कि जो एक बहुत ही असर अंदाज यानी कि पैम्पलेट था, बहुत ही एफिशिएंट पैम्पलेट था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट्स, किसने लिखा? सो द आंसर इज अब्बे सईस। क्वेश्चन 12, हु रोट द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? आंसर, रूसो। ओके, क्वेश्चन 13, what was the main objective of the National Assembly in France while drafting the Constitution of 1791? बोला गया कि जो नेशनल असेंबली की स्थापना हुई थी उस और वो 1791 में जो ड्राफ्ट बना रहा था या कॉन्स्टिट्यूशन का जो खाका बना रहा था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सो द आंसर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल असेंबली इन फ्रांस वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। बोला गया कि जो मोनार्क रूलर थे उनके पावर्स को लिमिट कर देना, यही जो था मेन ऑब्जेक्टिव्स था नेशनल असेंबली का फ्रांस के अंदर में। क्वेश्चन 14, नेम द बुक इन विच द आइडिया ऑफ 1 person 1 vote वाज मेंशन। ओके, बोला गया कि एक बुक्स का नाम बताइए जिसमें एक पर्सन एक वोट का आइडिया जो था वो मेंशन किया गया था। सो द आंसर इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन 15, हु कंपोज द पैट्रियोटिक सॉन्ग मार्सेलेसी? बोला गया कि जो पैट्रियोटिक सॉन्ग था मार्सेलेसी उसे किसने कंपोज किया? सो द आंसर इज रोजर दी लेस्ली। Question 16, who was the head of the Jacobin clubs?
जैकोबिन्स क्लब का हेड कौन था? सो द आंसर इज मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर। क्वेश्चन 17, व्हेन वाज द स्लेवरी फाइनली अबोलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज? बोला फ्रेंच कॉलोनी में स्लेवरी जो था वो आखिरी में कब जो है वो खत्म हो गया था? सो द आंसर इज 1848। क्वेश्चन 18, who was given the status of the active citizens? एक्टिव सिटीजन्स का स्टेटस किसे दिया गया था फ्रांस के अंदर में? सो द ओनली मैन above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of the labor's wages। बोला गया कि सिर्फ मैन को जिसकी उम्र 25 हुआ करती थी और वो टैक्स पे करने वाला होता था, यानी कि कम से कम वो 3 दिन का जो लेबर्स का वेजेस होता था उसके बराबर वो टैक्स पे करने वाला होता था, उसी को एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था। क्वेश्चन 19, हु कुड क्वालिफाई एज एन इलेक्टर? इलेक्टर्स के लिए कौन क्वालिफाई करता है या करता था फ्रेंच रेवोल्यूशंस में? सो द आंसर इज टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड एज मेंबर्स ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हायर ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर। बोला गया कि इलेक्टर के लिए वही क्वालिफाई करता था जो कि असेंबली का मेंबर होता था और वो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाला होता था वही इसमें इलेक्टर के लिए क्वालिफाई करता था। क्वेश्चन 20, हु वाज ओलंपी द जॉर्ज? ओलंपी द जॉर्ज कौन थी? आंसर, ओलंपी द जॉर्ज वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वीमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। बोला गया कि ओलंपी द जॉर्ज जो थी वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिव वीमेन थी फ्रांस रेवोल्यूशंस के पीरियड्स में। ओके, अब आ जाते हैं ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 22, राइट डाउन द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, okay, here is western longitude of India, that means 68 degree 7 minute east. 23, write down the northernmost latitude of India. Northernmost latitude of India, this is 37 degree 4 minute north. 24, write down the southernmost latitude of India. So the answer is 8 degree 4 minute. Here is southernmost, not there would be southern latitude 8 degree 4 minute. Okay, next 25, which is the southernmost point of India? Okay, the answer is Indira Point. 26, which is the southernmost strip of mainland of India? So the answer is Kanyakumari. Question 27, which is the area wise largest state of India? Answer is Rajasthan. 28, which is the area wise smallest state of India? Answer is Goa. 29, which is the length ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन? बोला गया कि इंडियन कोस्ट लाइन, इंडियन बाउंड्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है लैंड बाउंड्री और दूसरा है कोस्टल बाउंड्री। तो यहाँ पर कोस्टल बाउंड्री का जो लेंथ है वो 7516.6 किलोमीटर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 13 में, व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज विद इंडिया? बोला गया कि इंडिया का जो लैंड मास है वो वर्ल्ड का कितना परसेंट है? सो द आंसर वुड बी 2.4%. Okay, next question, name the water body that separate Sri Lanka from India. So the answer is Palk Strait. Next question 31, name any 2 states of India that shares international boundary. Okay, बहुत सारे स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, उनमें से पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर भी है। ओके, क्वेश्चन 33, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमोस्फीयर? तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमोस्फीयर। हमारा जो ग्लोब में इक्वेटर है तो इक्वेटर्स के नॉर्दर्न पार्ट्स को नॉर्दर्न हेमोस्फीयर कहते हैं और इस इक्वेटर के सदर्न पार्ट्स को सदर्न हेमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन 34, व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम, सो द स्टैंडर्ड टाइम द ऑफिशियल टाइम ऑफ ए कंट्री। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 35, डिफाइन यूनियन टेरेटरी। ओके, यूनियन टेरेटरी
का डिफाइन करो यहाँ पर। सो द आंसर इज सेवरल स्टेट्स आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इंडिपेंडेंट इन स्टेट्स अफेयर। बोला गया कि बहुत सारा स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन कुछ मामलात में वो स्टेट्स यानी कि वो अपना जो है वो इंडिपेंडेंट रखता है। सो द इंडियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बोला गया कि इंडियन यूनियन जो है वो एक तरीके से जितने भी स्टेट्स है और जितने यूनियन टेरिटरीज है वो सब आते हैं। ओके, क्वेश्चन 36, व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या है? आंसर, ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज बाउंड्री। ओके, स्ट्रेट हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया और श्रीलंका का बाउंड्री जो है वो स्ट्रेट कहते हैं, यानी कि पाल्क स्ट्रेट। तो यहाँ पर बोला गया स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि ये एक नैरो वाटर पैसेज है जो दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन 35, डिफाइन सब कॉन्टिनेंट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस जो है वो क्वेश्चन है, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं या किसको कहते हैं? अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बाय नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स। It has own specific climatic features and distinct cultural identity। बोला गया है कि अगर हम लोग कॉन्टिनेंट्स के अलावा देखें, इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉन्टिनेंट जो कि नेचुरल फीचर्स की वजह से दूसरे कॉन्टिनेंट से डिफरेंट होते हैं, उनके पास नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स या फिर रिवर्स के बिना पर जो है वो दूसरे कॉन्टिनेंट से डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि वो उस कॉन्टिनेंट्स का अपना एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक फीचर्स होता है या उसकी अपनी जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी होती है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो सब कॉन्टिनेंट जो है वो होता है। ओके, सो इंडिया को ये सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडिया की अपनी जो है वो क्लाइमेटिक फीचर्स है, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया अपना माउंटेन्स है, अपने रिवर्स हैं, ये सभी बेस पे जो है वो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 38, नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। ओके, अरेबियन सी में कौन सा जो है वो नज़र आता है? ओके, सो द आंसर इज लक्षद्वीप जो है वो आयरलैंड नज़र आता है। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। बोला गया कि कौन सा जो है वो यूनियन टेरिटरी में तुम जाना चाहोगे। ओके, सो वी हैव डिस्कस अबाउट द कोरल आइसलैंड। ओके, लक्षद्वीप इज द कोरल आइसलैंड। ओके, दैट मीन्स ऑल्सो नोन बाय द नेम्स ऑफ लक्काद्वीप, दैट मीन्स लाखों द्वीप से बना हुआ। So obviously everybody want to go to the Union Territory Lakshadweep। Okay, next question it is 40, what is the difference between Gujarat and Arunachal Pradesh? That means what is the difference of time from the Arunachal Pradesh to Gujarat? So the answer is 2 hours। हम लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर 30 जो है वो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस मिलेगा, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस मिलेगा और 1 डिग्री में फ़र्क होता है 4 मिनट का। तो 30 डिग्री मीन्स ऑब्वियसली 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स। सो अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो वहाँ हमको 30 डिग्री का यानी कि 2 आवर्स का डिफरेंस मिलता है। अब आ जाते हैं जो हमारा ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है, जिस चैप्टर्स का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 41, विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वेयर पार्ट्स ऑफ द गोंडवाना लैंड्स। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो गोंडवाना लैंड्स का पार्ट है आज। तो बताया गया है उसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका है। ओके, नेक्स्ट 42, विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज। बोला गया कि कौन सा प्लेटू जो है वो अरावली और विंध्या रेंज के मिडिल में जो है वो पाया जाता है। सो द आंसर इज मालवा प्लेटू। ओके, 43, नेम द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। ओके, अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सा आइसलैंड है जो कोरल ओरिजिन्स जिसमें पाया जाता है। सो द आंसर इज लक्षद्वीप। नेक्स्ट 42, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक हम लोगों ने पढ़ा था, यह है अन्नाईमुड़ी। क्वेश्चन 45, व्हाट इज पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या है? सो द आंसर,
पेनिनसुला इज लैंड मास बाउंड्री बाय अ सी ऑन द थ्री साइड। बोला गया कि एक ऐसा लैंड जो थ्री साइड जो है वो ओशियन से या फिर वाटर बॉडी से घिरा हो या सी से घिरा हो, थ्री साइड। 46 नेम द माउंटेन रेंज दैट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद द म्यांमार। बोला गया कि एक ऐसे माउंटेन रेंजेस का नाम बताओ जो इंडिया के ईस्टर्न में पाया जाता है और इसकी बाउंड्री जो है वो म्यांमार से जो है वो कहीं ना कहीं सटा हुआ है या लगा हुआ है। सो द आंसर इज पूर्वांचल। ओके, क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 47 नेम द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? सो द आंसर इज महेंद्रगिरी। क्वेश्चन 48 नेम द ट्रिप सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ गोवा। बोला कि एक ट्रिप का नाम बताइए जो गोवा के साउथ में पाया जाता है। आंसर इज कन्नाड। ओके, क्वेश्चन 49 विच इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। बोला गया कि जो इंडिया का जो लैंड मास है तो सबसे पुराना वाला लैंड मास का किसका पार्ट है? सो द आंसर इज गोल्डवाना लैंड। ओके, क्वेश्चन 50 विच इज द नर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय का जो नर्दर्न मोस्ट रेंज है उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? सो द आंसर इज हिमाद्री। 51 इन विच रेंज ऑफ हिमालय डज धौलाधार एंड पीर पंजल लाइज। बोला गया कि हिमालय के कौन से रेंज में धौलाधार और पीर पंजल रेंज जो है वो मिलता है या पाया जाता है? सो द आंसर इज हिमाद्री। क्वेश्चन 52 Which range is composed of unconsolidated sediment brought down by the rivers। बोला गया कि हिमालय का जो थ्री रीजन्स है, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तो बोला गया कि तीनों में से कौन सा जो पार्ट है जो रिवर जो अपने साथ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट जो लेकर फ्लो करता है वो लाकर जो इस एरियाज में डिपॉजिट करता है। सो द आंसर इज शिवालिक रेंज। ओके, 53 what are the newer younger deposits of food plains is called। okay, so द बोला गया कि newer younger food plains यानी कि एक ऐसा फूड प्लेन्स जो कि न्यू यंगर सोइल के नाम से जानते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओके, सो द आंसर इज खादर। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो रिवर्स के एक्शन से वो क्रिएट हुआ है। ओके, दैट मीन्स वो अलुवियल सोइल वाला एरिया है और अलुवियल सोइल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं खादर, दूसरे को कहते हैं बांगर। बांगर मीन्स ओल्ड अलुवियल सोइल और खादर मीन्स न्यू अलुवियल सोइल। ओके, क्वेश्चंस 54 नेम द एलोंगेटेड चैन ऑफ आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। बोला गया कि एक एलोंगेटेड चैन की तरह एक आइसलैंड है बे ऑफ बंगाल में, उसका नाम क्या है? सो द आंसर इज अंडमान निकोबार आइसलैंड। क्वेश्चन 55 नेम द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। बोला कि ईस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक का नाम बताइए। सो द आंसर इज महेंद्रगिरी। 56 नेम द ओनली रिवर इन द डेजर्ट रीजन। बोला गया एक रिवर्स का नाम बताइए जो डेजर्ट में पाया जाता है। सो यानी कि हमारा जो इंडियन डेजर्ट है उसमें सिर्फ एक रिवर्स पाया जाता है जिसको हम लोग लूनी रिवर्स के नाम से जानते हैं। ओके, 57 विच आर टू मेन काउजेस ऑफ द रॉक डिस्प्लेसमेंट। बोला गया कि रॉक जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं उसका दो काउज बताइए। तो आंसर इज फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। ओके, फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से रॉक डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 58 क्या है? व्हाट इज फोल्डिंग? फोल्डिंग क्या है? Folding is a process that produce folds or bend in the rock due to the compression forces acting on the layer of the rocks in the earth crust। बोला गया है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर में जो एक तरीके से फोल्डिंग बन जाता है, ठीक है, और रॉक जो है वो बेंड हो जाता है और बेंड होने में बताया गया है कि उसमें जो एक कहीं ना कहीं कंप्रेशन फोर्स जो है वो एक्ट करता है, यानी कि प्रेशर यानी एक जो है वो एक्ट करता है। और इस तरीके से बताया गया है कि जो अर्थ के क्रस्ट में जो रॉक्स होते हैं उसके लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, उसे हम लोग फॉल्डिंग कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं 59 व्हाट इज फॉल्टिंग? फॉल्टिंग क्या है? आंसर व्हेन द रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू इंटेंशनल फोर्सेस they are stretched in the opposite direction. Due to this stretching the rocks get fractured. Such fractures of the rocks is called faulting। बोला गया है कि एक टेंशन फोर्सेस की वजह से जब दो रॉक्स आपस में लड़ जाते हैं
जब दो रॉक्स आपस में लड़ जाते हैं और लड़ने के बाद एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले जाते हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से उस रॉक्स में एक तरीके से स्ट्रेच पड़ जाता है और इस तरीके से रॉक जो है वो फ्रैक्चर्ड हो जाता है। बताया गया कि यही फ्रैक्चर जो है वो ज्योग्राफी में या फिर हम कह सकते हैं कि फॉल्टिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन 60, व्हाट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री? कन्वर्जेंट बाउंड्री किसको कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज के बारे में। ओके, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट बाउंड्री किसको कहते हैं? आंसर, इट इज अ बाउंड्री विच इज फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, बोला गया कि कन्वर्जेंट कंवर्जेंट, दैट मीन्स व्हेन टू प्लेट्स केम टू ईच अदर। ओके, सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में, जो कि चैप्टर्स का नाम है स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। ओके, क्वेश्चन 1, नेम द नियरेस्ट टाउन टू द पालमपुर। पालमपुर का नियरेस्ट टाउन का नाम था रायगंज। ओके, क्वेश्चन 62, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन द पालमपुर विलेज? पालमपुर विलेज में कितनी फैमिली थी? तो द आंसर इज 450 फैमिलीज। ओके, यानी कि पूरे पालमपुर विलेज में जो थी वो 450 फैमिलीज रहती थी। क्वेश्चन 63, मेजर पार्ट ऑफ द विलेज लैंड इज ओन बाय होम। बोला गया कि विलेज का जो ज़्यादा पार्ट है वो किसके अंडर में था, या किसके जो है वो मालिक जो थे उसके कौन थे ज़्यादा? सो द आंसर इज द मेजर पार्ट ऑफ द विलेज लैंड इज ओन बाय 80 अपर कास्ट फैमिली। बोला गया कि जो विलेज में जो ज़्यादा ज़मीन थी वो जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज के लोग रहते थे उन्हीं के पास थे। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 64, व्हाट पार्ट ऑफ द पालमपुर विलेज पॉपुलेशन इज फॉर्म्ड बाय द दलित? बोला गया कि पालमपुर विलेज में कितने लोग जो थे वो दलित पॉपुलेशन में जो थे वो आते थे? सो द आंसर इज 1/3। ओके, 1/3 मीन्स 450 फैमिलीज का 1/3। ओके, 65, व्हाट आर द स्मॉल फार्मर्स? स्मॉल फार्मर्स कौन हैं? ओके, स्मॉल फार्मर्स आर दोज फार्मर्स हु हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। मानी स्मॉल फार्मर उसको कहा जाता था कि जिसके पास एक तरीके से 2 हेक्टेयर से कम लैंड हुआ करते थे, यानी उनकी जो ज़मीन होती थी वो 2 हेक्टेयर से कम होती थी। 66, हाउ मेनी पीपल्स ऑफ पालमपुर विलेज इंगेज्ड इन द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़? बोला गया कि पालमपुर में जो लोग थे उसमें कितनी फैमिली जो थी वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज थी? सो द आंसर इज 25% ऑफ द पॉपुलेशन और 25% पीपल ऑफ द पालमपुर विलेज आर इंगेज्ड इन द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, 25%। ओके, 67, हाउ डज मिश्री लाल मेक्स हिज लिविंग? बोला गया कि मिश्री लाल जो था अपना गुजर बसर किस तरीके से करता है? ये एक कैरेक्टर है जो कि पालमपुर विलेज में दिया गया है, मिश्री लाल। तो बोला गया कि मिश्री लाल अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? सो द आंसर इज मिश्री लाल मेक जगेरी फ्रॉम द शुगर कैन एंड सेल्स इट। बोला गया कि वो मिश्री लाल जो थे वो जगेरी यानी कि गुड़ बनाते थे शुगर कैन से और उसे सेल करते थे या सेल करते हैं। 68, व्हाट इज बिजनेस ऑफ करीम? बोला कि करीम का बिजनेस क्या है? करीम ये भी एक कैरेक्टर है, तो बोला गया यहाँ पर कि करीम का जो है वो बिजनेस क्या है? सो द आंसर इज करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द पालमपुर। बोला करीम ने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर जो है वो पालमपुर विलेज में खोला है। ओके, नेक्स्ट 69, हाउ फार इज रायगंज फ्रॉम द विलेज पालमपुर? बोला गया कि रायगंज जो था वो पालमपुर विलेज से कितने डिस्टेंस में था? सो द आंसर इज 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में था, यानी कि 3 किलोमीटर। 70, व्हाट इज मीन बाय द वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओके, वर्किंग कैपिटल, आंसर रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बोला रॉ मटेरियल्स और जो मनी इन हैंड होता है उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। 71, व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शंस का मेन एम क्या होता है? द आंसर, द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज द गुड्स एंड द सर्विस दैट वी नीड। बोला गया कि ऐसा गुड्स एंड सर्विस जो है वो प्रोड्यूस करना जो कि हम लोगों को ज़रूरत है, उसी हम लोग एम ऑफ प्रोडक्शंस कहते हैं। क्वेश्चन 72,
गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स प्राइस और फिक्स कैपिटल। बोला फिक्स कैपिटल को 2 एग्जाम्पल दो। सो द आंसर इज मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। मशीन्स और बिल्डिंग्स को फिक्स प्राइस के रूप में देखा जा सकता है। ओके 73 व्हाट डू वी कॉल रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। बोला गया कि रॉ मटेरियल्स को और जो मनी इन हैंड में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। सो इसको कहते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। 74 द क्ले यूज्ड बाय द पोर्टर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप्स ऑफ कैपिटल। बोला गया कि जो क्ले यूज किया जाता है पोर्टर यानी कि जो मिट्टी के सामान बनाते हैं, ठीक है, तो बताया गया है कि वो किस तरीके का कैपिटल्स में आता है। सो द आंसर इज कि ये रॉ मटेरियल्स में आता है। ओके 75 विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इन द इंडिया। बोला गया कि सबसे जो है वो ज़्यादा ज़रूरत वाला प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में कौन सा है। सो द आंसर इज लेबर। ओके 76 फार्मर्स प्लो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। बोला गया कि फार्मर जो है वो प्लो करता है यानी जोतता है, तो ये बताया गया कि ये फैक्टर्स के कौन से प्रोडक्शंस में आता है। सो ये भी है जो तुम्हारा आंसर वर्किंग कैपिटल में आता है। 77 व्हाट इज यील्ड। यील्ड क्या है। यील्ड इज अ मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। बोला गया कि यील्ड जो है वो एक तरीके से मेजरमेंट है, ठीक है, कि क्रॉप प्रोड्यूसिंग्स का, जो कि एक तरीके से सिंगल सीजन में पीस ऑफ लैंड्स में जो एक तरीके से क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि एक सिंगल सीजन में कितना जो है वो क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को मेजरमेंट्स को हम लोग यील्ड कहते हैं। ओके 78 हु प्रोवाइड्स कैपिटल टू द स्मॉल फार्मर एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला गया है कि स्मॉल फार्मर्स को कौन जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सो द आंसर इज लार्ज फार्मर, विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स। ये सभी लोग जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ओके 79 व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल इज डिपेंड ऑन द फार्मिंग इन पालमपुर विलेज। बोला गया है कि कितने परसेंट के लोग जो हैं वो पालमपुर विलेज में फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है। ओके सो द आंसर इज 75% पीपल, यानी कि पालमपुर जो विलेज है वो उसके 75% पीपल जो है वो फार्मिंग एक्टिविटीज पे इंगेज है। क्वेश्चन 80 ड्यूरिंग विच सीजन डू द फार्मर ऑफ पालमपुर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। बोला कि कौन से सीजन में जो फार्मर हैं पालमपुर के वो ज्वार और बाजरा को ग्रो करते हैं। सो द आंसर इज खरीफ सीजन और ड्यूरिंग रेनी सीजन। ओके अब आ जाते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। ओके क्वेश्चन 81 फ्रॉम द चैप्टर व्हाट इज मीन बाय द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं। ओके व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स आर फर्दर डेवलप्ड बाय द इम्पार्टिंग एजुकेशन and by the giving advanced health facilities it is called the human capital formation। बोला गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं। बोला गया है कि जब हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, और उस ह्यूमन रिसोर्स को हम एजुकेशंस के थ्रू, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के थ्रू उसको हम लोग एडवांस बनाते हैं, यानी कि उसको एजुकेशन देते हैं, उसके हेल्थ सिस्टम अच्छा करते हैं, तो यही जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस के नाम से जाना जाता है, या फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। ओके 82 विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉन एज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बोला गया कि कौन से टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। आंसर द इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर इज़ नॉन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बोला गया कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में और ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर्स में, तो यही जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। 83
Which Asian country invested their most part of the resources on the people, especially in the field of education and health? बोला गया एशिया का कौन सा कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट किया है ह्यूमन रिसोर्स पे या पीपल्स के ऊपर, अगर खासकर हम लोग देखें तो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर. सो द आंसर इज जापान. ओके. 84. हाउ हैज जापान बिकम अ डेवलप कंट्री? बोला किस तरीके से जापान जो है वो डेवलप कंट्री हुआ है? आंसर बाय इन्वेस्टिंग मोर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद जो है वो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बनाया है. ओके. अब आ जाते हैं क्वेश्चन 85. बैंकिंग इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर ऑफ एक्टिविटी? ओके. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. तो बोला गया है कि बैंकिंग सेक्टर्स को कौन से सेक्टर्स में रखा गया है? तो बैंकिंग जो है वो एक सर्विस सेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग इसको टर्सरी सेक्टर्स में रखते हैं. 86. विच सेक्टर्स इज इंक्लूडेड मैन्युफैक्चरिंग? बोला कौन से सेक्टर्स को या कौन से सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आता है? ओके. सो द आंसर इज सेकेंडरी सेक्टर. क्वेश्चन 87. नेम एनी 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद सेकेंडरी सेक्टर. बोला गया कि 2 ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नाम बताओ जो कि सेकेंडरी सेक्टर से जो है वो रिलेटेड है. आंसर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल. बोला गया कार का मैन्युफैक्चरिंग करना और साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग करना, ये दोनों जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो है वो रिलेटेड है. क्वेश्चन 88. फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आर एक्टिविटीज़ ऑफ विच सेक्टर? बोला गया कि फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है वो एक्टिविटीज़ है एक तरीके से किस सेक्टर का? ओके. तो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, क्वायरिंग, डेयरी, ये सभी जो है वो नेचुरल और ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, नेचुरल रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी सेक्टर्स में रखते हैं. अब आ जाते हैं क्वेश्चन 99. मेंशन 2 फैक्टर विच डिसाइड द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ए कंट्री. बोला गया कि 2 ऐसे फैक्टर्स का नाम बताओ जो कि किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि क्वालिटी जो है यानी पॉपुलेशन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो द आंसर इज हेल्थ एंड लिटरेसी रेट, यानी कि हेल्थ अगर अच्छी होगी तो क्वालिटी पॉपुलेशन होगा, लिटरेसी रेट अच्छी होगी तो क्वालिटी पॉपुलेशन होगा. ओके. क्वेश्चन 100. सर्व शिक्षा अभियान इज अ significant step toward providing education to the children of which age group? बोला गया है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक तरीके से एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है. तो बताया गया है कौन से ग्रुप के एज के बच्चों को या चिल्ड्रेन को? सो द आंसर इज 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 6 से लेकर 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में रखा गया. 101. विच स्टेट हैज़ पुअर हेल्थ इंडिसेस एंड द फ्यू मेडिकल कॉलेजेस? बोला गया कि कौन से स्टेट का जो है वो हेल्थ स्टेटस बहुत ही पुअर है और वहाँ पर बहुत ही जो है वो कम, यानी कि फ्यू जो है वो मेडिकल कॉलेजेस हैं. सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार. उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो जहाँ पर हेल्थ रेट जो हेल्थ सिस्टम जो है बहुत ही पुअर है और वहाँ बहुत ही कम जो है वो मेडिकल कॉलेजेस पाए जाते हैं. ओके. 102. व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किसको कहते हैं? एग्जामिनेशन में IMR बोल के भी क्वेश्चन देता है. व्हाट इज IMR? ओके. सो द आंसर इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आर इंडिकेट द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द thousands लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन ए पार्टिकुलर ईयर. बोला गया है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हम लोग उसे कहते हैं कि 1 साल के अंदर में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है. ओके. यानी कि 1 साल के अंदर में 1000 जो बच्चों की पैदाइश होती है उसमें से कितने बच्चे जो है वो 1 साल का पहले डेथ हो जाती है, यही उस जगह का जो है वो पार्टिकुलर एरियाज का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहलाता है. यानी कि 1 साल के अंदर में अगर 1000 बच्चों की बर्थ होती है तो 1 साल के पहले कितने बच्चे जो है वो 1000 में से डेथ हो जा रही है, तो उस एरियाज का जो है वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहलाता है. नेक्स्ट 103. व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 2001? 2001 में इंडिया का लिटरेसी रेट क्या था? सो द आंसर इज 65%.
क्वेश्चन 104, व्हाट इज द मेन एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान का मेन एम क्या है? आंसर, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। बोला गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना उस बच्चों का जिसका एज ग्रुप जो है वो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज है। यही जो है वो सर्व शिक्षा अभियान का मेन एम है। ओके, क्वेश्चन 105, What was the expenditure percentage of the GDP in 1951-52 on education? बोला गया है कि 1951 और 52 में जो एजुकेशन के ऊपर जो खर्च किया गया तो जीडीपी में कितना परसेंट था वो, यानी कि जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था यानी सम टोटल्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसमें एजुकेशन का परसेंटेज कितना था? ओके, सो द आंसर इज 0.64%। ओके, 0.64%। क्वेश्चन 106, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? बोला गया कौन से स्टेट में हाईएस्ट जो है वो लिटरेसी रेट है अपने इंडिया के अंदर में? सो द आंसर इज केरल। क्वेश्चन 107, व्हाट डज द इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेट्स? बोला गया कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हो रही है तो ये क्या इशारा है? ओके, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। बोला गया ये कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इशारा है कि इकोनॉमी जो है वो डिप्रेस्ड में जा रहा है, या डिप्रेस्ड इकोनॉमी के नाम से हम लोग वर्ड जानते हैं। ओके, क्वेश्चन 108, व्हाट इज वर्क फोर्स पॉपुलेशन? वर्क फॉर पॉपुलेशन क्या है? ओके, आंसर, इट इंक्लूड्स पीपल ऑफ 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। लगे वर्क फोर्स पॉपुलेशन किसको कहते हैं? कि जो हमारा पॉपुलेशन जो 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आता है वही जो है वो वर्क फॉर पॉपुलेशन में के एक तरीके से कैटेगरीज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट 109, व्हाट इज मीन बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? ओके, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, आंसर, पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। बोला गया कि जिन लोगों को साल के कुछ महीनों में जॉब नहीं मिलती है उसे हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 110, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन द अर्बन एरियाज? ओके, सो द अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि हमारे शहर एरियाज़ में अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस होती हैं वहाँ पर एजुकेटेड लोग होते हैं और वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाते हैं पढ़ने के बाद, तो उन्हीं को हम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट्स के कैटेगरीज में रखते हैं। यहाँ पर एक और है जिसे हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स क्या है कि मान लिया जाए कि हमारा एक प्लॉट्स ऑफ लैंड है, उसमें हम एक तरीके से समझा जाए तो 100 टन जो है वो हमारा अनाज निकलता है उसमें से 100 टन, ठीक है। तो उसमें अगर 5 लोगों को हम अप्लाई करें तो 100 टन हमारा अनाज निकल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है 5 के जगह में हम लोग 10 या फिर 15 पीपल्स अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 से या 10 पीपल है अगर उसको हटा दिया जाए तो हमारा प्रोडक्शंस में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 5 से 10 जो लोग एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं यही जो है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आ जाते हैं हम सिविक्स के चैप्टर 1 में। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है एंड व्हाई डेमोक्रेसी? ओके, क्यों डेमोक्रेसी की हमें ज़रूरत है? क्वेश्चन 111, हु सेड दिस वर्ड? डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बोला गया कि ये किसने कहा है ये वर्ड? ओके, एक डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो द आंसर इज अब्राहम लिंकन। ही वाज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ द USA। ओके, क्वेश्चन 112, डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड? बोला गया कि डेमोक्रेसी जो है वो कौन से ग्रीक वर्ड से निकला है? सो द आंसर इज डेमोक्राटी वर्ड से जो है वो डेमोक्रेसी निकला है। ओके, क्वेश्चन 113, नेम द रूलिंग पार्टी ऑफ सीरिया। सीरिया में एक रूलिंग पार्टी का नाम बताओ। सो द आंसर इज बाथ पार्टी, दी बाथ पार्टी। ओके, क्वेश्चन 114, विच 2 countries ऑफ द वर्ल्ड हैव अलाउड द रूलिंग पार्टीज टू कंटेस्ट इलेक्शंस? बोला गया कि
किसी 2 कंट्री का नाम बताओ वर्ल्ड का जहाँ पर जो रूलिंग पार्टीज को जो है वो इलेक्शन लड़ने का एक तरीके से अलाउ है, यानी कि उसको राइट दिया गया है। सो द आंसर इज चाइना एंड मैक्सिको। क्वेश्चन 115, नेम द कंट्री वेयर वीमेंस आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन। बोला गया कि कंट्रीज का नाम बताओ जहां पर वीमेन को वोट देने के लिए जो है वो अलाउ नहीं किया जाता है। सो द आंसर इज सऊदी अरबिया। क्वेश्चन 116, नेम द एनी 2 कंट्री और नेम एनी 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो डेमोक्रेसी। बोला गया कि वर्ल्ड का एक ऐसे कंट्री का नाम बताओ जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर आंसर तुम्हारा या यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो जिम्बाब्वे है। क्वेश्चन 117, व्हाट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वुड यू लाइक टू हैव इन योर कंट्री। बोला गया किस तरीके से के गवर्नमेंट आप अपने कंट्री में पसंद करते हैं रहना, या कौन से गवर्नमेंट को आप अपने कंट्री में पसंद करते हैं। सो द आंसर इज डेमोक्रेसी। क्वेश्चन 118, नेम द रूलर हु हैड एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। बोला कि एक रूलर का नाम बताओ जिसने डिक्टेटरशिप अपने जर्मनी में डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश किया। सो द आंसर इज एडोल्फ हिटलर। ओके। 190, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट कौन है। सो द आंसर इज रॉबर्ट मुगेब। क्वेश्चन 120, When did Zimbabwe achieve the independence? जिम्बाब्वे को आज़ादी कब मिली थी। So the answer is 1980. Which party is ruling over the Zimbabwe since independence? बोला कि जब से जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली है उस वक्त से कौन पार्टी जो है वो रूलिंग कर रहा है जिम्बाब्वे के अंदर में। सो द आंसर इज जानू पीएफ पार्टी। क्वेश्चन 122, राइट ए ड्रॉबैक ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द फिजी। बोला गया कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है फिजी का उसका एक ड्रॉबैक के बारे में लिखो। ओके। आंसर, इन फिजी द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द इंडिजिनियस फिजी इज मोर एज कंपेरिजन टू एन इंडियन फिजी। बोला गया है कि उसमें एक दोनों में फ़र्क ये पाया जाता है कि जो इंडियन फिजी है और जो फिजी में रहने वाले हैं, ठीक है, यानी कि फिजी में रहने वाले लोगों के वोट का जो है वो वैल्यू ज़्यादा है और इंडियन जो फिजी है उनके वोट का जो है वो वैल्यू कम है। यही जो है वो डिफरेंसेस है दोनों में। क्वेश्चन 123, व्हाट इज पीआरआई। पीआरआई क्या है। आंसर, पीआरआई इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मैक्सिको इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ओके। बोला गया कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मैक्सिको इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ओके। नेक्स्ट 122, व्हाट डज रिफरेंडम मीन्स। रिफरेंडम का मतलब क्या होता है। आंसर, रिफरेंडम इज द डायरेक्ट वोट इन विच एन इंटायर electorate is asked to either accept or reject a particular proposal। बोला गया रिफरेंडम का मतलब होता है कि डायरेक्ट वोट करना, ठीक है, इंटायर इलेक्टोरल में, जिसमें ये एक तरीके से एक पूछा जाता है लोगों से कि इसको माना जाए या इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। रिफरेंडम, ओके, माना जाए या इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। ओके। क्वेश्चन 125, व्हेन डिड परवेज मुशर्रफ कम टू द पावर इन द पाकिस्तान। ओके। परवेज मुशर्रफ जो थे वो पावर में कब आए थे पाकिस्तान के अंदर में। आंसर, अक्टूबर 1999। 126, वाई आर क्वालिटी डिसीजन ऑलवेज पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी। बोला गया कि डेमोक्रेसी में क्वालिटी टाइप का डिसीजन जो है वो हमेशा मुमकिन है। क्यों। आंसर, बिकॉज डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन्स, डिस्कशन एंड मीटिंग। बोला गया कि डेमोक्रेसी में जो हम डिसीजन लेते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं और मीटिंग करने के बाद जो है वो एक तरीके से क्वालिटी डिसीजन जो है वो बाहर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है वो डेमोक्रेसी में क्वालिटी डिसीजन जो है वो पॉसिबल है। ओके। क्वेश्चन 127, आफ्टर हाउ मेनी ईयर डज मैक्सिको होल्ड इलेक्शन फॉर इलेक्टिंग इट्स प्रेसिडेंट। बोला गया कि कितने सालों के बाद मैक्सिको के अंदर में इलेक्शन हुआ है और उसके प्रेसिडेंट्स के लिए। सो द आंसर इज
आफ्टर एवरी 6 ईयर के बाद जो है वो प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होता है मैक्सिको में। क्वेश्चन 128, नेम द कंट्री दैट डज नॉट गिव वोटिंग राइट टू द माइनॉरिटीज। बोला गया कि एक कंट्रीज का नाम बताइए जहां पर माइनॉरिटीज को वोटिंग वोट देने का राइट जो है वो नहीं है। आंसर इस्टोनिया। ओके, क्वेश्चन 129, बाय होम द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना अपॉइंटेड। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना किसके जरिए जो है वो अपॉइंट किया जाता है। आंसर द मेंबर ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के थ्रू जो है वो चाइना का प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट होता है। क्वेश्चन 130, नेम अ कंट्री विच हैज मल्टी पार्टी सिस्टम। बोला गया कंट्रीज का नाम बताइए जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। ओके, इंडिया में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ अगर हम लोग देखें तो 750 से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पार्टी है। ओके, लेकिन अपन लोग सेंटर में अगर देखें तो मेजर जो है वो 2 पार्टी ही है। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग सिविक्स के चैप्टर 2 में। चैप्टर्स का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। क्वेश्चन 131, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कब पास किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो द आंसर इज 26 नवंबर 1949। ओके, 132, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनली जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था या बन गया था। सो द आंसर इज 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब जो है वो फोर्स में आया, यानी कब से अपना काम करना उसने शुरू कर दिया। सो द आंसर इज 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन 134, इन विच ईयर रिकॉग्निशंस ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस बिकम अ रियलिटी। बोला गया कि जुबान के आधार पर कौन से साल में ये मुमकिन हो पाया कि उसको पहचान मिली स्टेट्स को। ओके, सो द आंसर इज 1956। क्वेश्चन 135, हु वाज HP मोदी। HP मोदी कौन थे। ही रिप्रेजेंटेड द पारसी कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोला गया कंस्टिट्यूएंट की असेंबली जो थी उसमें ये एक तरीके से पारसी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ओके, क्वेश्चन 136, व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज, आंसर अ डिस्टिंक्ट सेक्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ओके, एक खास सेक्शन जो है जो डॉक्यूमेंट्स का उसको क्लॉज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 137, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution? So the answer is 299। बोला गया कि कितने Constituent Assembly में मेंबर थे जिन्होंने अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा है। So the answer is 299। Question 138, whom are called black in South Africa? बोला गया कि किनको कहा जाता है ब्लैक साउथ अफ्रीका के अंदर में। The native people of South Africa are black। बोला गया है कि जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं वो ब्लैक होते हैं, उन्हीं को जो है वो ब्लैक इन साउथ अफ्रीका कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन 139, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे। आंसर, ही वाज द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ओके, ही वाज द मेन लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ही रिमेन इन जेल फॉर 28 ईयर्स। बोला गया कि ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और ये एक तरीके से नेशनलिस्ट स्ट्रगल लीडर थे। जिस तरीके से हमारे कंट्री में गांधी जी थे उसी तरीके से वो भी स्ट्रगल कर रहे थे एज ए नेशनलिस्ट। ओके, और बताया गया कि उन्होंने 28 ईयर तक जेल में गुजारा है, 28 ईयर्स तक। ओके, क्वेश्चन 140, व्हाट इज अपार्थीड। अपार्थीड क्या है। आंसर, द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड टिल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1948 टू 1989। बोला गया कि एक ऑफिशियल पॉलिसी है जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ओके, और ब्लैक लोगों को एक तरीके से ट्रीट किया जाता था। ओके, और ये पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में फॉलो करती थी किस साल में, 1948 से लेकर
89 के बीच में। ओके ओके, क्वेश्चन 141, व्हाट इज ड्राफ्ट? ड्राफ्ट क्या है? अ प्रिलिमिनरी वर्जन्स और अ प्रिलिमिनरी वर्जन्स ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट। बोला गया कि शुरुआती में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे ही ड्राफ्ट कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन 142, डिफाइन ट्राइस्ट। ट्राइस्ट क्या है? मीटिंग और मीटिंग प्लेस दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन। बोला गया कि एक ऐसा मीटिंग या एक ऐसा मीटिंग का जगह जहाँ पर हर कोई जो है वो एग्री है। ओके, इसी को हम लोग ट्राइस्ट कहते हैं। क्वेश्चन 143, हु वाज द फर्स्ट वन टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। बोला गया कि वो पहला हु वाज द फर्स्ट, वो पहले कौन थे जिसने अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। ओके, सो द आंसर इज इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ओके, 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके 8 कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशंस का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का खाकर जो है वो तैयार किया था। क्वेश्चन 144, व्हाट रिजोल्यूशन वाज मेड इन 1931 कराची सेशन। बोला गया कि 1931 में जो कराची का सेशन हुआ था, कांग्रेस का सेशन, उसमें क्या रेजोल्यूशन जो है वो लिया गया था। सो द आंसर इज हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लुक लाइक। बोला गया कि आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से नज़र आएगा, यही जो है वो रिजोल्यूशन लिया गया था 1931 के कराची सेशंस में। क्वेश्चन 145, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कि जो खुद के बारे में लिखे। ओके, तो नेल्सन मंडेला ने खुद की जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो उसका नाम है द लॉन्ग मार्च टू द फ्रीडम। ओके, द लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम। ओके, क्वेश्चन 146, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी विच ऑन फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका। ओके, बोला गया कि उस पार्टी का नाम बताइए जिसने साउथ अफ्रीका में जो एक तरीके से आज़ादी है उसको लिया या जीता। सो द आंसर इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ओके, क्वेश्चन 147, व्हेन वेयर इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन इंडिया। बोला गया कि कब जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहने के लिए इलेक्शन जो है वो हुआ था इंडिया के अंदर में। सो द आंसर इज जुलाई 1946 में। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 148, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे। सो द आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 149, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। सो द आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, क्वेश्चन 150, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया बिकम फ्री। ओके, इंडिया का जो है वो वाइसरॉय कौन थे जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी। सो द आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफिजली के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इस क्वेश्चंस को बार बार जो है वो आप लोग सुने और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो हो सके एग्जामिनेशन में मिले, क्योंकि यही जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं और इसे हमने सब एक जगह जो है वो करने की कोशिश कर दी। सो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस क्वेश्चंस को ज़रूर जो है वो सुने। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी तरीके से नोट्स के जो है वो डिटेल्स वीडियोस के फॉर्म में आपको मिलते रहें। ओके, हैव अ नाइस डे।